बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहान। सो बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे ये होगा कि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू अपडेट्स होंगी वो बर वक्त आप तक पहुंच जाएंगी। चलिए जी, आज के टॉपिक की बात करें। एज यू ऑल नो दैट दिस टॉपिक इज द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस टॉपिक। अभी रिसेंटली हमने फाइलम कोऑर्डेटा का जो सब फाइलम डिस्कस किया था वो वर्टिब्रेटा था। अब वर्टिब्रेटा को हमने कहा कि इसमें फर्दर जो है वो 2 सुपर क्लासेस आ जाती थी। फर्स्ट सुपर क्लास थी जो वो थी सुपर क्लास स्पाइसेस, जिसमें हमने डिफरेंट 3 क्लासेस डिस्कस की। क्लास नंबर 1 थी क्लास साइक्लोस्टोमेटा और सेकंड क्लास थी क्लास कॉन्ड्रिचथीज। तो अभी हम वो सेकंड क्लास को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लास कॉन्ड्रिचथीज। चलिए जी, इस क्लास में जो मेंबर्स आते हैं उनके जो करेक्टर्स रिलेटेड डिटेल है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द मेन स्लाइड जहां से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। देखिए, हमारी क्लास का नाम है क्लास कॉन्ड्रिचथीज। सबसे पहले आप लफ्ज समझे, फिर हम इनके कुछ करेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। अब ये जो लफ्ज कॉन्ड्रिच है ना, ये बेसिकली कॉन्ड्रोसाइट्स से निकला है। अब कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं? बेसिकली आपको पता है कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं ये सेल्स होते हैं जो कि कार्टिलेज को बनाते हैं। तो यहाँ से आप एक हिंट ले लें कि इस क्लास में जो मेंबर्स आते हैं, जो फिशेज आती हैं, वो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं। उनको जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। क्लियर हो गया? जब आपको क्लास का नाम समझ आएगी तो आपको इनका एक कैरेक्टर समझ आ जाएगा, और जब आपको एक कैरेक्टर समझ आ जाएगा, आपको हिंट मिल जाएगा, तो आई एम श्योर आपको जो उनके बाकी कैरेक्टर्स हैं वो भी याद आ जाएंगे। चलें जी, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि अगर हम इस क्लास की बात करें तो इनमें बड़ी बड़ी फिशेज आ जाती हैं, स्पेशली इनमें शार्क्स आ जाती हैं, इनमें रेज आ जाती हैं। ठीक है, मैंने नीचे आपके साथ पिक्चर भी शेयर कर दी। तो ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है ये शार्क की पिक्चर है। इस तरह की बड़ी बड़ी फिशेज होती हैं शार्क, और शार्क जो है वो कार्टिलेजिनस फिश है। ठीक है, इनका जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। और रेज जो है बेसिकली ये भी फिशेज हैं, इनका स्ट्रक्चर जो है वो बैट लाइक होता है, जैसे चमगादड़ के नहीं लंबे लंबे बड़े बड़े पार होते हैं, उस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये रेज फिश है। अब यहाँ नेक्स्ट बात ये लिखी हुई है कि जो इनका कार्टिलेजिनस स्केलेटन है ना, ये एक प्रिमिटिव करेक्टर नहीं है बल्कि ये डीजेनरेटिव करेक्टर है। अब प्रिमिटिव करेक्टर और डीजेनरेटिव करेक्टर क्या है ये समझें। कहते हैं कि अगर हम शार्क से रेस की बात करें या इस क्लास के मेंबर्स की बात करें तो इनमें जो आपको कार्टिलेजिनस स्केलेटन नजर आ रहा है कि बेसिकली प्रिमिटिव करेक्टर नहीं है, मतलब शुरू से इनमें कार्टिलेजिनस स्केलेटन नहीं होता। बेसिकली हुआ ये कि जो सख्त बोनी स्ट्रक्चर रखने वाली फिशेस थी ना, उनके जो ऑस्ट्रियोसाइट्स थे, मतलब कि जो मेच्योर बोन सेल्स थे, उनमें ब्रेकिंग होना शुरू होगी, वो पोरस होना शुरू हो गए। आप कह सकते हैं उनके जो मेच्योर ऑस्ट्रियोसाइट्स थे, जो बोन के सेल्स थे, वो डिफ्यूज होना शुरू हो गए, जिनकी वजह से उनमें एक कंडीशन देखी गई जो कि ऑस्ट्रोपोरोसिस के नाम से मशहूर है। ऑस्ट्रोपोरोसिस कहते हैं कि हड्डियों का भुरभुरा हो जाना, मतलब कि खोखला हो जाना अंदर से। तो जब हड्डियां खोखली हुई तो फिर बोनी स्केलेटन से कार्टिलेजिनस स्केलेटन बना। क्लियर होगा? तो यहां से ये कहते हैं कि ये जो कार्टिलेजिनस स्केलेटन है ये इनका प्रिमिटिव करेक्टर नहीं बल्कि ये डीजनरेटिव करेक्टर है, मतलब बाद में जनरेट हुआ ये करेक्टर। क्लियर हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट इनका बॉडी रिलेटेड है, इनकी बॉडी फॉर्म रिलेटेड है। वो ये कि जो इनकी बॉडी है वो फ्यूजीफॉर्म है। फ्यूजीफॉर्म बॉडी कैसे होती है? फ्यूजीफॉर्म बॉडी ऐसी होती है कि मतलब कि अ बॉडी हैविंग 2 पॉइंटेड एंड्स, उनको हम फ्यूजीफॉर्म बॉडी कहते हैं। अब आप स्ट्रक्चर देख लें कि यहाँ शार्क का स्ट्रक्चर है, आपको इनका जो लास्ट पॉइंट ये नजर आ रहा है टेल वाला, वो भी बारीक है, नुकीला है। इनका जो आपको माउथ नजर आ रहा है वो भी पॉइंटेड है। तो यही वजह है कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है, जिसकी इनकी जो बॉडी है वो फ्यूसीफॉर्म है। क्लियर हो गया? चलिए जी, माउथ की बात करते हैं। कहते हैं कि अब ना इनमें एक और कंडीशन समझें, वो ये कि इनमें ऑल्फैक्टरी सैक्स मौजूद होती है। ऑल्फैक्टरी आपको नाम से पता है कि सूंघने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती है। बेसिकली अगर हम शार्क्स या रेज या फिर आप कह सकते हैं कि क्लास कॉन्ड्रिचथीज के मेंबर्स की बात करें तो इनमें ऑल्फैक्टरी सैक्स मौजूद होती हैं, लेकिन वो माउथ कैविटी के साथ कनेक्टेड नहीं होती। मतलब आपको अगर इनके स्ट्रक्चर में यहाँ माउथ के करीब नॉस्ट्रिल्स नजर आए तो आप ये नहीं समझ सकते कि ये नॉस्ट्रिल से सूंघने का काम कर रही है, नहीं। इनमें जो ऑल्फैक्टरी सैक्स हैं ये बेसिकली इनके स्किन में कहीं इम्बेडेड होते हैं, छुपे हुए होते हैं ऑल्फैक्टरी सैक्स। यही वजह है कि ये अपने नॉस्ट्रिल से सूंघने का काम नहीं करते, बल्कि इनकी जो बॉडी के अंदर कहीं कहीं ये ऑल्फैक्टरी सैक्स छुपे होते हैं, स्किन के अंदर इम्बेडेड होते हैं, वहां से ये सूंघने का काम
काम कर रहे होते हैं, या अपने प्रे को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, या इर्द गिर्द की चीज़ों को स्मेल कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनकी बॉडी पे प्लेक्वाइड्स स्केल मौजूद होती है। प्लेक्वाइड समझे, प्लेक्वाइड कहते हैं बहुत ही नोकीले स्केल्स मौजूद होते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी के ऊपर पॉइंटेड स्केल्स मौजूद होते हैं। उसके बाद एंडोस्केलेटन जो है, हमने अभी बात की कि वो कार्टिलेजिनस होता है, कि इनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है। तो क्लास कॉन्ड्रिचथीस के मेंबर्स की अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कहते हैं कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक मौजूद होता है। इससे पहले जो हमने क्लास डिस्कस की थी, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, उसमें मतलब कि लैम्प्रे और हैग फिश के डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक हमने कहा था कि एब्सेंट है, लेकिन क्लास कॉन्ड्रिचथीस के मेंबर्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक मौजूद होते हैं और उनकी शेप भी जे शेप्ड होती है, जैसे ह्यूमंस की स्टमक की शेप होती है, सेम उसी शेप का इनका भी स्टमक होता है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया, अब हमने इनका सर्कुलेटरी सिस्टम देखना। कहते हैं कि अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, क्योंकि इनकी बॉडी बहुत बड़ी होती है, ये बहुत लेंथ में लंबे होते हैं, बहुत बड़ी बॉडी होती है इनकी। तो यही वजह है कि इनके पास बड़ा वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनके पास जो एओर्टा होते हैं जिसमें से आर्चीज निकलते हैं, तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पेयर ऑफ आर्चीज जो हैं वो एओर्टा में से निकलती हैं और पूरी बॉडी को सराउंड करती हैं। तो ये जो नेटवर्क फैलता है इनकी बॉडी में आर्चीज का, वहाँ से ये ब्लड सप्लाई लेते हैं। तो बेसिकली इनके पास वेल डेवलप्ड काफ़ी फैला हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। उसके बाद रेस्पिरेशन की बात करें तो क्योंकि आपको पता है कि ये फिशेज हैं, अब शार्क्स फिशेज हैं, तो आपको पता है इनके पास गिल्स का स्ट्रक्चर मौजूद होगा जो कि इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और इनमें नंबर ऑफ पेयर्स की बात करें तो 5 से लेके 10 नंबर ऑफ पेयर्स इनके गिल्स ये मौजूद होते हैं इनके स्ट्रक्चर में। उसके अलावा यहाँ कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि अगर हम गिल्स की बात करें तो गिल्स में अपर्कुलम मौजूद नहीं होता। अपर्कुलम बेसिकली आप कह सकते हैं एक कवरिंग, एक ढक्कन जो कि इन गिल्स के ऊपर मौजूद होता है। इनका ये है कि इनमें अपर्कुलम मौजूद नहीं होता, इनके गिल्स जो है वो खुली खिड़की की तरह मौजूद होते हैं। बड़े बड़े इनके जो है ना खिड़की की तरह के इनका स्ट्रक्चर गिल्स का नजर आ रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ आ जाए डायग्राम की तरफ। जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बनाए यहाँ आपको मजीद क्लियर हो जाएंगे। पिक्चर को जरा ध्यान से देखें। ये मैंने आपके साथ शार्क की पिक्चर शेयर कर दी। ये कार्टिलेज मैंने बताया, इनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है। इनके पास ये जो आपको व्हाइटिश लाइनें नजर आ रही हैं, ये गिल्स शो किए हुए हैं और इस गिल्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं, कोई ढक्कन नहीं, मतलब कोई हड्डी नहीं जो कि कवर की हो, कोई बोनी स्ट्रक्चर, कोई मस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं जिसने इन गिल्स को कवर किया हो। ये वजह कि हमने कहा कि इनमें अपर्कुलम एब्सेंट होता है, बस खाली इनमें एक खुली खिड़कियां, मतलब ऐसा लगता है खुली खिड़कियां मतलब कि गिल्स मौजूद होते हैं। उसके बाद इनमें जॉज मौजूद होते हैं। हमने कहा था कि सिर्फ क्लास साइक्लोस्टोमेटा में जो फिशेज आती हैं उनमें जॉज मौजूद नहीं होते, जैसा कि है फिश और लैम्प्रे, बल्कि इसकी बात करें तो इनमें जॉज मौजूद होते हैं। शार्क में आपने देखा होगा बड़े बड़े दांत नजर आते हैं, तो वहां से आप अंदाजा लगाएं कि इनमें जॉ मौजूद होते हैं। उसके बाद इनमें तीत भी मौजूद होते हैं, ये नॉस्ट्रिल्स हैं। उसके अलावा यहाँ आ जाए, यहाँ आई है। आई की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि इनकी आई के ऊपर ना लिड नहीं होता, जैसे ह्यूमन आई होती है ना, ह्यूमन आई के ऊपर आपको पता है आई लिड होता है, लेकिन शार्क्स में तो इनकी ना आई के बाहर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। तो जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है ये बेसिकली उनको वाइप करती है आई को। एक छोटी सी झल्ली होती है जो इनकी आंख के इर्द गिर्द मूवमेंट करती है, बिल्कुल आईलिड की तरह का काम कर रही होती है, लेकिन इनमें आईलिड मौजूद नहीं होता। उसके बाद अब यहाँ आके ना आप फिन्स देखें। फिन्स देखें वो ये है कि अब ये स्किन है, ये बेसिकली फिन्स आपको नजर आ रही है, जो बिल्कुल आपको आउटर फिन नजर आ रहा है, ये जो आपको बिल्कुल टेल पे मौजूद होता है, इसको कॉर्डल फिन बोलते हैं। और ये कॉर्डल फिन सिंगल होता है, इनका कोई पेयर मौजूद नहीं होता, बिल्कुल लास्ट पे ये कॉर्डल फिन मौजूद होता है। और ये जो है ना ये किसी भी शार्क, तो ये जो है ये फिश को कॉर्डल फिन जो है ये बेसिकली फिश को आगे की तरफ तेजी से मूव करने में हेल्प करती है। उसके अलावा इनमें ना कुछ फिन्स होते हैं, ऊपर वाला अपर आपको डोर्सल फिन नजर आ रहा है, इसी तरह लेटरल लाइन मौजूद होती है। अब डोर्सल फिन की बात करें तो इनमें काफ़ी सारे फिन्स होते हैं, जैसा कि इनमें पेक्टोरल फिन्स होते हैं। जो पेक्टोरल फिन होती हैं ये जो आपको नजर आ रहा है, बेसिकली ये जो पेक्टोरल फिन आपको नजर आ रहे हैं, ये पेक्टोरल फिन इनको पर कह सकते हैं, ये आसान जुबान में इनके बाजुओं का काम आते हैं। या जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं होता, लेफ्ट मूव करना हो तो लेफ्ट की तरफ जाता है, राइट मूव करना हो तो वो राइट में हेल्प करता है। तो ये जो पेक्टोरल फिन है ये बेसिकली इनके बाजू हैं, एक तो इनको मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं, दूसरा इनको राइट लेफ्ट की मूवमेंट में ये पेक्टोरल फिन हेल्प कर रहे होते हैं। उसके अलावा इनके लास्ट पे यहाँ कहीं आपको ये जो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली पेल्विक फिन्स होते हैं, ये लेग्स के काम करते हैं। जैसे टांगे नहीं होती, ह्यूमंस में टांगों का काम होता है, इनमें जो पेक्टोरल फिन्स है ये उनमें हेल्प कर रहे होते हैं। इनमें जो पेल्विक फिन्स हैं वो बेसिकली इनको लेग्स के तौर पे हेल्प कर रहे होते हैं। उसके अलावा आपको एक ऊपर इनकी व्हाइटिश लाइन नजर आ रही होगी जिसको इन्होंने लेटरल लाइन मेंशन किया है। बेसिकली लेटरल लाइन की बात करें तो वो जो है
वाइब्रेशन को सेंस करने में ये जो लाइन है ये इनकी हेल्प कर रही है। तो इसकी फंक्शन ये कि वाइब्रेशन को सेंस कर रहे हो। तो उसके अलावा माउथ की अगर हम बात करें, माउथ में आपको पता है कि रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा होता है इनको माउथ, इवन इनको फीडिंग में हेल्प कर रहा होता है। तो ये जो सारा का सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट अब आते हैं हम अपने पॉइंट्स की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट ये कि इनमें कोई स्विम ब्लैडर मौजूद नहीं होता। स्विम ब्लैडर की अगर हम डिटेल की बात करें तो स्विम ब्लैडर जो है बेसिकली हेल्प करता है स्विमिंग में। किसी भी फिश में स्विम ब्लैडर मौजूद होगा ना तो उनमें हवा भर जाएगी। तो जब हवा भरेगी ना तो वो उस फिश को ऊपर उठाने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से वो सरफेस पे नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा डीप ओशन में या डीप मेरीन में हमें नजर नहीं आती। अब क्योंकि हमने कहा कि जो क्लास कॉन्ड्रिचथीस के जो मेंबर्स हैं, जैसे कि वेल्स होगी, जैसे कि वेल होगी, शार्क्स होगी, इनमें कोई स्विम ब्लैडर मौजूद नहीं होता। यही वजह है कि हल्की नहीं होती, ये वजनी होती है और बहुत नीचे, तो ये डीप हमें मेरीन में नजर आती है। उसके अलावा इनमें सेक्सेस की बात करें, सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं। ये ओवी पैरस होते हैं और वीवी पैरस होते हैं। एग लेइंग भी होते हैं और ये अपनी वर्म के अंदर भी डेवलपमेंट करके फिर बर्थ देती है। सो ये डिफरेंस समझ आ गया। नेक्स्ट हमने जो स्लाइड में डिटेल डिस्कस करनी है दैट इज कि अगर हम वेल की बात करें, शार्क्स की बात करें, पीछे मैंने आपको शार्क दिखा दी। ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है ये वेल की पिक्चर है। तो कहते हैं कि शार्क्स की बात करें और वेल की बात करें, ये दोनों जो है वो लार्जेस्ट वर्टिब्रेट्स माने जाते हैं। बहुत ज्यादा लेंथ में लंबे होते हैं। कितने लेंथ में लंबे होते हैं आपकी बुक में लिखा हुआ है 30 से 50 फीट तक की इनकी लेंथ देखिए आप। तो जो स्कैटीज और रेज हैं ये बेसिकली बॉटम डिविलियर फिशेज है। इनको बॉटम डिविलिंग फिशेस क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इनकी पिक्चर्स में देखें, ये बेसिकली स्कैटीज है और ये जो मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर की ये रेस की पिक्चर है। ये दोनों है तो फिन्स, ये दोनों है तो फिशेस ही, लेकिन आपको ऐसे लग रहा होगा पता नहीं ये बर्ड्स है। ये बर्ड्स नहीं है। बर्ड्स आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये जो है ये इनके पर हैं। ये पर नहीं है, बेसिकली ये इनका पेक्टोरल फिन है। अब पेक्टोरल फिन मैंने आपको कहा ना बाजू को जिसको कहते हैं, तो इनके जो बाजू वाले फिन्स हैं जिनका हमने बाजू कहा था वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। इतने ज़्यादा इन लार्ज होते हैं कि ये बेसिकली विंग्स के तौर पे नजर आ रहे होते हैं और विंग्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं। एक्ट भी इनका फंक्शन भी विंग लाइक होता है, जिसकी वजह से ये इनको बहुत स्पीड से स्विमिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। यही वजह है कि हमें बॉटम में बहुत ज़्यादा नीचे नजर आते हैं ये मेंबर्स। इसी वजह से हम इनको बॉटम डिविलिंग फिशेज बोलते हैं क्योंकि ये समुद्र में बहुत नीचे मौजूद होते हैं, ये रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं कि अगर हम इस क्लास की बात करें तो इनमें दो मेंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। इनकी एक इंटरेस्टिंग सी हम डिटेल शेयर करेंगे, वो ये कि पीछे मैंने आपको दिखाया रेज, ये बेसिकली जो रे फिश है इसमें भी वेराइटी होती है। अब इनमें दो मेंबर्स आ जाते हैं रेज के। एक जो मेंबर है उनको स्टिंग रेज बोलते हैं, दूसरे मेंबर को हम इलेक्ट्रिक रेज बोलते हैं। ये मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर कर दी। पिक्चर को समझेंगे आपको पूरी की पूरी स्लाइड समझ आ जाएगी। साथ में नीचे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मेंशन कर दिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। डिफरेंशिएट करें स्टिंग रेज को इलेक्ट्रिक रेज से। तो ये मैंने आपके साथ प्रॉपर नोट्स भी शेयर कर दिए, क्वेश्चन भी बता दिए और मैंने आपके साथ डायग्राम भी शेयर कर दी ताकि आपको समझ आ जाए। बेसिकली ये स्टिंग रेज हैं। ये है तो फिशेज ही, रेज की टाइप है। अभी इसमें होता ये है कि इनके पास इलोंगेटेड बड़ी लार्ज सी ना इनके पास बहुत बड़ी टेल मौजूद होती है और इस टेल को, उस टेल पे ना बेसिकली शार्प स्पाइन मौजूद होते हैं, कांटे मौजूद होते हैं। तो ये क्या करते हैं हंटर की तरह ना, हंटर विप लाइक इनकी जो है वो इलोंगेटेड टेल होती है। तो ये क्या करते हैं हंटर की तरह ये अपनी टेल को किसी भी प्रे के ऊपर मारते हैं। तो जब जोर से अपने प्रे के ऊपर ये हंटर की तरह अपनी पॉइंटेड शार्प स्पाइन्स रखने वाली टेल मारते हैं तो जिसकी वजह से ये प्रे को जख्मी कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो इनका आपको मोड ऑफ एक्शन देख लिया। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक रे। अब इलेक्ट्रिक रेज की बात करें, बेसिकली ये भी रे की टाइप है। अब इसको इलेक्ट्रिक क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं। यस, आप हैरान होंगे फिशेज भी शॉक्स दे सकते हैं, खाली ये स्विच बोर्ड नहीं देते। यस, कुछ ऐसी फिशेज होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक रेज बोलते हैं। ये करंट दे सकते हैं और बहुत खतरनाक हैवी वोल्ट का करंट होता है। कैसे? कहते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक रेज के स्ट्रक्चर की बात करें, मैंने आपके साथ इनकी लेबर डायग्राम शेयर की ताकि आप समझें। कहते हैं कि इनमें ना डोर्सल जो मसल्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू इलेक्ट्रिक ऑर्गन। ये मैंने आपके साथ जो हाईलाइट किया ये पोर्शन इनका इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है। और ये जो आपको इलेक्ट्रिक ऑर्गन नजर आ रहा है ये बेसिकली और ये एबिलिटी रखता है कि ये करंट प्रोड्यूस करे। और कितना करंट? कहते हैं कि 8 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट तक का ये करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप अंदाजा लगाएं कितनी शिद्दत वाला करंट ये प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये अपने प्रे को स्टन कर लेते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं और ये उस तरह फिर उस प्रे को फिर इस तरह ये उस प्रे को फीड करते हैं। क्लियर हो गया? डिफरेंस समझ आ गई? ये डिटेल भी देख ली। अब लास्ट पे आज की लेक्चर वीडियो में हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस डिस्कस करनी है शार्क्स की। उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब शार्क्स जो है वो हमारे लिए फायदेमंद कैसे हैं और नुकसान कैसे देते हैं। इंपॉर्टेंस में यही आ जाता है ना, फायदे और नुकसान। शार्क्स के अगर हम
फ़ायदे की बात करें तो वो ये है कि शार्क्स जो हैं वो फिशेज़ को खा जाते हैं, काफ़ी सारे लॉबस्टर्स को खा जाते हैं और काफ़ी सारे क्रैब्स को खा लेते हैं। ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये लॉबस्टर की पिक्चर है, ये क्रैब की पिक्चर है। तो बेसिकली लॉबस्टर्स और क्रैब्स को शार्क्स खा जाते हैं। उसके बाद मैं बहुत ही हैरानकुन डिटेल आपके साथ शेयर करूँ, वो ये कि ये जो शार्क्स हैं ये दुनिया के किसी कोने में खाई भी जाती है। यस, आप हैरान होंगे कि शार्क्स को लोग खाते भी हैं। उसके अलावा नेक्स्ट कहते हैं कि जो शार्क का लिवर ऑयल होता है ना, उसको हम मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ करते हैं और वहाँ से हम उनके लिवर ऑयल से हम बेसिकली विटामिन ए और विटामिन डी लेते हैं। तो विटामिन ए और विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है इनका लिवर ऑयल। उसके अलावा अगर हम लास्ट पॉइंट देखें, वो ये कि शार्क की जो स्किन होती है, जो उनकी आउटर स्किन होती है, वो लेदर के तौर पर हम इस्तेमाल करके काफ़ी सारे आर्टिकल्स बनाते हैं। यस, मैंने नीचे आपके साथ जो जूते शेयर किए हैं, जो शूज़ की पिक्चर है, ये जो शूज़ आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली शार्क की स्किन से बने हुए हैं। यस, उसके अलावा ये जो आपको जैकेट नज़र आ रही है, ये भी शार्क की स्किन से बनी है। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे आपको पता है कि हैंड क्लचेज़ हो गए, पाउचेज़ हो गए, काफ़ी सारी जैकेट्स, काफ़ी सारे बूट्स, काफ़ी सारे शूज़, शार्क की स्किन से काफ़ी सारे आर्टिकल्स बनते हैं। तो यही थी स्लाइड रिलेटेड डिटेल, जिसमें हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखी शार्क्स की। जो शार्क्स हैं वो इकोनॉमिकली कैसी इंपॉर्टेंट होती हैं। हम काफ़ी सारे उनसे मेडिसिन बना सकते हैं, हम उनसे काफ़ी सारे आर्टिकल्स बना सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे लॉबस्टर्स और क्रैब जो हमारे लिए खतरनाक है वो उनको वो खा लेते हैं। तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। हमने कहा कि हम इनसे लेदर भी बना सकते हैं और हमने कहा कि हम इनसे काफ़ी लेदर आइटम्स भी बना सकते हैं। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि ये जो है, जब शार्क्स ह्यूमन के हत्थे चढ़ती हैं तब हम इनके क्या हाल करते हैं, क्या क्या चीज़ें इनसे बनाते हैं। लेकिन अगर गलती से शार्क्स के हत्थे हम लोग चढ़ गए ह्यूमन, तो वो फिर छोड़ती नहीं, वो भी चीर फाड़ कर देती है। तो नुकसान भी बहुत है। नुकसान मैंने आपको बता दिया कि ये अभी तो ये हमारे पल्ले, अभी तो ये ह्यूमंस के पल्ले पड़ी तो हमने इनका ये हाल किया, लेकिन जब इंसान इनके पल्ले पड़ता है तो फिर वो इससे भी बहुत बुरा हाल करता है। तो ये जो है, ये इनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट हैं कि ये ह्यूमंस के लिए भी बहुत हार्मफुल है। ये काफ़ी सारे, क्योंकि साइज में बहुत बड़ी होती है, तो ये ह्यूमंस के लिए भी हार्मफुल होती हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सेकेंड क्लास डिस्कस की, जो कि क्लास कॉन्डिचथीस थी। 1 मिनट का आपकी आसानी के लिए ओवरव्यू दे दूं कि इनमें कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर रखने वाली या कार्टिलेजिनस स्केलेटन रखने वाली फिशेज आ जाती हैं। बॉडी हमने देखी, इनके फ्यूजिफॉर्म होती है। हमने कहा कि इनकी जो ऑल्फैक्टरी सैक्स होती हैं वो माउथ कैविटी के साथ नहीं अटैच होती, बल्कि स्किन में कहीं एम्बेडेड होती हैं, जिससे वो सूंघने का काम करती हैं। इनकी स्किन के ऊपर प्लिक्वाइड स्केल्स मौजूद होते हैं, बहुत नुकीले स्केल्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा हमने कहा कि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक मौजूद होता है, जो कि जे शेप्ड होता है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। इनकी ऑर्टा से काफ़ी सारी आर्चेस निकलती हैं, जो इनकी पूरी बॉडी पे स्प्रेड होती है और इनको बड़ी अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई करती हैं। हमने कहा कि इनमें गिल्स मौजूद होते हैं जो रेस्पिरेशन करती हैं। नंबर ऑफ गिल्स की बात की तो हमने कहा कि 5 से 10 पेयर्स ऑफ नंबर ऑफ गिल्स मौजूद होती हैं। गिल्स की बात की तो हमने कहा कि गिल्स के बाहर कोई कवरिंग, कोई ढक्कन, कोई भी आउटर स्ट्रक्चर उनके बाहर मौजूद नहीं होता। मतलब कि इनके स्ट्रक्चर के बाहर गिल्स के तो मतलब कि इनकी गिल्स के बाहर कोई पर्टिकुलम मौजूद नहीं होता। और हमने कहा कि इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका फीचर है दैट कि इनमें कोई भी स्विम ब्लैडर मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से ये बॉटम डिवीलर्स माने जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे ओशंस में या मेरीन इन्वायरमेंट में ये स्विम करते हैं। उसके बाद इनमें सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होती हैं। ये ओवी पैरस होते हैं, वीवी पैरस होते हैं। उसके अलावा हमने कहा कि जैसे वेल हो गए, शार्क्स होगी, इनकी काफ़ी सारी लेंथ होती है, बहुत ज़्यादा लेंथ में होते हैं। 30 से 50 फीट तक इनकी लेंथ होती है। स्केट्स और रेस की बात की, हमने कहा कि बॉटम डिविलियर फिशेज हैं, मैंने अभी आपको रिसेंट बताया। फिर उसके बाद हमने कहा कि ये बॉटम डिविलियर इसीलिए हैं क्योंकि इनमें जो पेक्टोरल फिन्स हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। इवन ये विंग लाइक अपीयरेंस रखते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्विमिंग में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा नीचे तक ये स्विम करते हैं। उसके बाद हमने रेस की कुछ 2 डिफरेंट टाइप्स देखी और उनके जो है वो इंटरेस्टिंग डिटेल देखी थी। वो ये कि जो स्टिंग रेस होती हैं, स्टिंग रे में इनकी जो टेल होती है वो बहुत लॉन्ग होती है। उनके ऊपर बहुत नोकीले शार्प स्पाइन्स मौजूद होते हैं। ये अपने प्रे पे उसको जोर से हंटर की तरह मारते हैं। प्रे जो है वो जख्मी होता है, जिसके बाद ये उस प्रे को फीड कर लेते हैं। उसके अलावा हमने सेकंड टाइप देखी, दैट इज इलेक्ट्रिक रेज। हमने कहा कि इनमें कुछ जो डोर्सल मसल्स होते हैं मॉडिफाई कर जाते हैं इनटू इलेक्ट्रिक ऑर्गन, और वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो है वो एबिलिटी रखते हैं कि जब इनके पास इनके कांटेक्ट में कोई भी प्रे आए तो उनको ये करंट लगा सकते हैं, जिसकी वजह से ये अपने प्रे को पैरालाइज करके फीड कर सकते हैं। उसके अलावा हमने लास्ट पे शार्क्स की इंपॉर्टेंस देखी। हमने कहा कि शार्क्स जो है वो इंपॉर्टेंट भी हैं अच्छे वे में और बेनिफिशियल वे में भी, और हार्मफुल वे में भी। हार्मफुल ये वे में ये कि ये ह्यूमन्स को खा जाते हैं, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इफेक्ट कर सकते हैं, इनसे बचना चाहिए। उसके अलावा इनका फ़ायदे ये हैं, तो ये ना माहौल को मॉडरेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारे फिशेज़ को फीड कर लेती हैं, लॉबस्टर्स और क्रैब्स वगैरह को ये खा लेती हैं।
इसके बाद हमने कहा कि दुनिया के काफ़ी सारे हिस्सों में लोग इसको खुराक के तौर पे भी फीड करते हैं। उसके बाद फिर हमने कहा कि शार्क जो लिवर ऑयल है उससे हम मेडिसिन एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो विटामिन ए और डी का सोर्स होता है। उसके बाद हमने कहा कि जो शार्क की स्किन है उसका जो लेदर होता है उससे हम काफ़ी सारे लेदर आर्टिकल्स बनाते हैं, जैसे जूता हो गया, जैकेट हो गया, उसके अलावा हैंड कचेज हो गए, जितने भी पाउचेज हो गए, बहुत सारी जैकेट्स, चादरें, जर्सियाँ, बहुत सारी चीज़ें हम उनसे बना सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मजीद इस टॉपिक रिलेटेड आपने अगर कोई डिटेल पूछनी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम इन नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ क्लास ऑस्ट्रिच तीर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।